सर, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी कामयाब एक तजर्बा किया है, तो क्या वो भी पाक अफगान इस तनाज़े में कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है? अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की कोई ऐसे टारगेट्स हैं जिसको हम्म। हम अपना दूसरे वेपन्स के साथ न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। बिकॉज अफगानिस्तान का जो जो सिलसिला जो अब जो जो डिफेंस कैपेबिलिटी वो बेसिकली, या जो मिलिट्री है, इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर। बाकी तो उनकी जो आर्मी है वो आप सबको पता है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी, एयरफोर्स है ही नहीं। तो वो अपना, तो मेरे हिसाब से हाइपरसोनिक अगर इस्तेमाल करने की अब ज़रूरत पेश आती है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। बट कीपिंग, अब जो उनके टारगेट्स हैं वो इस किस्म के टारगेट्स हैं नहीं जिसके ऊपर हाइपरसोनिक की रिक्वायरमेंट नजर आ रही है ठीक, इसमें। अतीब साहब, DGISPR के बयान में ताकत के बल पर अमन का जुमला बहुत अहम समझा जा रहा है। भारत में कल से शोर मचा हुआ है। आपके ख्याल में ये एक नई सिक्योरिटी पॉलिसी की झलक है? क्या अब हम सिर्फ एक्शन से ही जवाब देंगे, नो टॉलरेंस? साजिया, ये बिल्कुल बयान जो है DGISPR का, हम कई सिर्फ कल नहीं, वो पहले काफ़ी अरसे से ये बयान दे रहे हैं कि अब हमारी जो है, अब हम इसको फर्दर टॉलरेट नहीं करेंगे। कई दिहाइयों से ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंडियन फंडेड है, उसके सिलसिले में ये बहुत, आई थिंक पाकिस्तान ने और पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा अपना सब्र अपना किया है। और ये जो अब वक्त आ गया है कि जी इसको अब वंस एंड फॉर ऑल इसका हमें सोल्यूशन देखना होगा। अभी क्या आपको अंदाज़ा है कि सिर्फ ये DGISPR का ये जो बयान है कि जी अगर कुछ भी हुआ अब इस दफ़ा अफगानिस्तान की तरफ से, तो जो जवाब आएगा वो बहुत सख्त जवाब होगा। उसके सिलसिले में ऑलरेडी 19 अक्टूबर को सीज फायर के ऊपर टॉक्स हुई, वो आप सबके सामने कि उस टॉक्स में कितनी कॉम्प्लिकेशंस रही। फिर दोबारा वो क्या कहते हैं अपना तुर्किया ने और कतर ने कोशिश करके दोबारा इन टॉक्स को 30 अक्टूबर को किया। और अब कल परसों ये तीसरी दफ़ा ये टॉक्स होगी जिसमें कोई मैकेनिज्म डिफाइन किया जाएगा कि जी अगर ये चीज़ हुई तो क्या क्या उसकी पेनल्टीज वगैरह होंगी। हम्म। अब देखना यह है कि ये वावेला भारत तो हर चीज़ पे ही उठाता है, तो उसको तो एक साइड पे कर दें। अब हमने क्या चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है कि आया ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, आया वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं अपना टॉक्स के दौरान, वो उसको अपना निभा सकेंगे कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए कि मेरी ज़ाती राय में ये है कि तालिबान अफगानिस्तान जो है वो आपको सबको पता है कि ये बंदूक के जोर पे आए हैं। हम्म। उनका कंट्रोल कुछ हिस्से पे है, कुछ हिस्से पे नहीं है। उनका कंट्रोल कुछ लोगों पे है और बहुत से ज़्यादा बहुत लोगों पे नहीं है। उनका कंट्रोल शायद अपने तालिबान ने अफगान जो है उनके टीटी जो अफगानिस्तान है उसके कुछ फैक्शंस के ऊपर कंट्रोल होगा, उसके अंदर भी कुछ फैक्शंस पे उनका कंट्रोल नहीं है। हम्म। सारा सिलसिला ये देखने वाला है कि उनका कंट्रोल किन ग्रुप्स के ऊपर है। देखा यह जाता है कि जी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, जब तक वो सोर्स ऑफ फंडिंग को नहीं रोका हम्म। जा सकता, तो ये जो अपना टैक्स हैं या ये जो ग्रुप्स हैं, कोई तकरीबन 20-22 ग्रुप्स हैं इंडिया में जो कि ये फंडिंग हो रही है जिसकी इंडिया की हम्म। तरफ से, ये फंडिंग को अगर रोका नहीं जा सकता तो ये जो सीज फायर है इसको अपना कंट्रोल करना या इसको निभाना, जो टीटी या अपना जो अफगान्स हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग होगा। तो ये अब आई थिंक हमें ये हमें कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी कि ये सीज फायर जो है वो इसके मुहर्रकात जो हैं वो अपना हम्म। चलते क्योंकि रहें। फंडिंग तो सिक्स भारत से नवंबर को डेफिनेटली जो हो ही रही है। $1 अरब की ऑफर भी हुई भारत की जानिब से, तो ये तो ऑब्वियस। हाँ। ये तो वो चीज हुई है जो कि क्या कहते हैं बज़ाहिर है। हम्म। ठीक है, अब $1 अरब इज अ लॉट ऑफ मनी। हालांकि ये दिस स्प्रेड ओवर, ये कोई 7 साल के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ, लेकिन उसके अलावा जो कॉवर्ट तरीके से इनकी फंडिंग हो रही है इन ग्रुप्स की, अभी उससे ज़्यादा जो अपना जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि एम्बेसी इंडिया ने अपना फ़ाल कर लिया काबुल के अंदर। हम्म। उससे ज़्यादा जो है परेशान कुन चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि अब वो तो एक एम्बेसी है,
इन्होंने जो कॉन्सुलेट्स का एक भरमार पिछली दफ़ा भी की हुई थी, अभी भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया होगा कंदाहार में, और बहुत से इलाके हैं अफगानिस्तान में जिनमें ये ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुके हैं या करने वाले होंगे, लेकिन इनका जो फंडिंग का सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। इसके ऊपर बहुत हमें तो सर फिर जो इन हमारे दैट केस mediators अगर हैं, अफगानिस्तान से बरह रास्त कोई अस्करी कार्रवाई का फैसला करता है तो उसके मुमकिन इलाकाई असरात क्या होंगे? क्योंकि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाकयात, चाहे वो प्रॉक्सी के जरिए हो या बयानबाजी की हद तक, वो तो थम नहीं रहे। जी, वो ऐसे है कि ये अभी इसके ऊपर काफ़ी अपना गौर फिक्र हो रहा है, काफ़ी तज्ज़िये भी हो रहे हैं कि जी ये वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों को अगर क्या कहते हैं खोल दिया जाता है तो क्या पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। शायद ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये हमारा जो क्या कहते हैं वेस्टर्न फ्रंट है अफ़गानिस्तान के साथ, ये कई दहाइयों से खुला हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यानी अभी जो हमारी जो अपना 2019 में इंडिया के साथ जो टाकरा हुआ, वो आपको अपना पहलगाम के उसके सिलसिले में, फिर पुलवामा के सिलसिले में 2019 में हुआ, पहलगाम का सिलसिला अभी आपके सामने हुआ है। तो ये ईस्टर्न फ्रंट जो भी वहाँ पे हमें कई दहाइयों से हमें एंगेज किया हुआ है हमारी मिलिट्री को, राइट। लेकिन उसके बावजूद आपने जो मई के अंदर आपने जो इंडिया के साथ हमने हमारा जो टाकरा हुआ, सबने सारी दुनिया ने देखा कि उनके साथ हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और क्या उसका नतीजा निकला। तो मेरे अपनी ज़ाती राय में ये ईस्टर्न फ्रंट हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसको रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि हम पिछले कई दहाइयों से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस भी वहाँ पे डिप्लॉयड है, हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। सिलसिला ये है कि ये थम क्यों नहीं रहा है? थम इसलिए नहीं रहा, जैसे मैंने कहा कि एक तो फंडिंग इनकी नहीं रुक रही, जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो हम रोक नहीं सकते। इसमें अगर ये जो मीडिएटर्स हैं, ये कतर हो गया, तुर्किया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इनको जो इंडिया है उसके ऊपर इनको जोर देना पड़ेगा कि इसको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये आप जो है इससे कोई रीजन को बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। जो तरक्की होनी है रीजन के अंदर, जो कि अफगानिस्तान में या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो चाइना भी करना चाह रहा है, वो इससे उसके बहुत नेगेटिव असरात हो रहे हैं। लेकिन अपना ये कहना आसान है, होना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान में उसके अलावा भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपना जो अब मैं बयान करना शुरू करूं तो वो आप समझ जाएंगी कि ये जितनी जहालत है इस वक्त अफगानिस्तान में, वो इट्स अराउंड क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट वहाँ पे सिर्फ 37% है, जो कि मेरा ख्याल है इससे भी बहुत कम है। जो लोग जी सर, आज वो जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी 143rd कंट्री में से ये 142 पे है। जी, और जो क्या कहते हैं गुर्बत की है वो रिपोर्टेड है बिटवीन 80 to 83%। ये जो गुर्बत और जहालत की जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। वजह ये है, गुर्बत की वजह से लोग अवेलेबल है कुछ भी करने को, और जहालत का यह है कि ना उन्हें समझने की सलाहियत है, ना सोचने की। जिस तरफ से उनको ये जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो लगा देते हैं, उस तरह से वो चल पड़ते हैं। लिहाजा ये इनकी रिसाइकलिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है विद इन अफगानिस्तान। इसलिए बार बार हम DGP ISPR हमारी मिलिट्री लीडरशिप